Preview. एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU स्केजुअलिंग एल्गोरिथम को, जो कि यूज़ होता है CPU स्केजुअलिंग के अंदर। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है क्या, बेसिकली ये नाम से इसके पता चल रहा है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व। इसको अगर हम लोग रियल लाइफ की एग्जांपल में मैप करें तो अगर जैसे आप लोग कोई टिकट लेने, वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे ही वर्क कर रहा होता है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये CPU प्रोसेस को लेके चल रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमें 5 प्रोसेस गिवन है, आपको कुछ और भी गिवन हो सकता है, और उनके अकॉर्डिंग उनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम इतना एग्जाम्स वगैरह में हम लोग से पूछ नहीं जाता, ज़्यादातर वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम पूछ जाता है, लेकिन ये भी होता है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमें फार्मूलाज जो नीड होंगे आगे जाके वो ये लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और कुछ पॉइंट्स हैं वो बीच में वीडियो में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को गैंट चार्ट एक प्रिपेयर करना होता है। उससे क्या होता है कि हमारे पास कंप्लीशन टाइम हमारे पास एक अच्छे से आ जाता है। तो कंप्लीशन टाइम जब हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उस उसको लेके हम लोग सारे क्या कहते हैं, हम हमारे जो टर्न अराउंड टाइम है और वेटिंग टाइम है हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं ईजिली। तो गैंट चार्ट किस तरह से बनाते हैं, हमको पता है कि सीपीयू किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अब हम यहाँ पे अगर देखें, जो हमें अराइवल टाइम गिवन है सारे प्रोसेस के, वो डिफरेंट है, 2 0 2 3 4 डिफरेंट टाइम है, सेम भी है किसी किसी के, लेकिन मोस्टली डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को देखना है कि सबसे कम टाइम इंटरवल पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। यानी कि हम मोस्टली ढूंढते हैं कि भाई 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, या 0 नहीं तो 1 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें रहते, हमारे पास हमें पता चल रहा है P2 जो है हमारे पास, वो जो है 0 टाइम इंटरवल पे अराइव हो रहा है। तो हम लोग को उसको स्केड्यूल करना पड़ेगा, हम लोग को सीपीयू को एलोकेट करना पड़ेगा। तो 0 पे अराइव हुआ है, वो 0 से उसका बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम यहाँ पे देखेंगे तो बर्स्ट टाइम उसका है 1। तो 0 से 1 के लिए हमने किस रन किया है, P2 को, P2 को हमने सर्व कर दिया और वो टर्मिनेट हो गई क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम ओनली 1 था। अब हम देखेंगे 1 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बर्स्ट सॉरी हमारा जो टाइम है गैंट चार्ट पे वो 1 हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 1 पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें अराइवल टाइम के अंदर, तो हमारा कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि 1 टाइम इंटरवल पे अराइव हो रहा होगा। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कौन से हमारे टाइम पे कोई प्रोसेस अराइव हो रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 पे P1 और 2 पे ही P3 अराइव हो रहा है। तो 1 से 2 के लिए बेसिकली 1 से 2 के लिए बेसिकली हमारा जो सीपीयू है वो आइडल रहेगा। उसके बाद जो है 2 पे हम प्रोसेस को एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम P3 को एलोकेट करें या P1 को एलोकेट करें। तो यहाँ पे वही है, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे चलेंगे। P1 पहले आया है, हम P1 को पहले सर्व करेंगे। तो यहाँ पे टाइम 1 से हम लोग 2 से सॉरी 2 से हमारे पास जो बर्स्ट टाइम है P1 का वो है 2। तो 2 + 2 हम लोग 4 तक के लिए चलेंगे, और किसको रन किया हमने, P1 को बेसिकली। सही है। उसके बाद हम लोग, हमारा टाइम जो हो चुका है वो 4 हो चुका है। तो 4 तक हमारे पास हम लोग को नज़र आ रहा है कि रेडी क्यू के अंदर हमारे सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो P3 था वो भी 2 पे अराइव हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे P3 को एलोकेट करेंगे सीपीयू। अच्छा, तो P3 जो चल रहा है हमारे पास 4 से, P3 का अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है सॉरी 7। तो 4 + 3 = 7, और यहाँ पे हम लोग रन किया है P3। सही है। उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग के पास सिर्फ 2 प्रोसेस बचते हैं, विच इज़ P4 एंड P5, क्योंकि P1 P2 एंड P3 ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुके हैं। अच्छा, P4 फिर हम लोग क्या कहते हैं कैलकुलेट करेंगे सीपीयू। अच्छा, यहाँ पे P4 7 हमारे पास टाइम ये है, और P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो है हमारे पास 5। तो 7 + 5 हमारे पास हो गया 12। तो 7 to 5 जो हमारे पास चला है वो चला है P4। सही है। अच्छा, लास्ट हमारे पास बचता है P5, तो उसको एलोकेट कर देंगे। तो 12 to 16, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 4 है, 12 + 4 = 16 होता है। तो ये हमारे पास हो गया P5।
इस तरह से हमारे पास एक सिंपल सा गैंट चार्ट बन गया। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि सिंपली प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, तो वो निकालने के लिए हम लोग हमेशा राइट साइड से देखते हैं गैंट चार्ट में। राइट साइड से क्यों देखते हैं, क्योंकि आगे और भी स्केजुअल एल्गोरिथम आएंगे जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टीज होती हैं। इस वजह से हम लोग राइट साइड से हमेशा देखते हैं कि हमारा जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग P1 की बात करें, P1 का कंप्लीशन टाइम अगर हम यहाँ पे देखें गैंट चार्ट में राइट साइड से, हम लोग को यहाँ पे P1 हमने एलोकेट किया था और उसका कंप्लीट होने का टाइम जो है वो 4 है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली उसको कंप्लीट टाइम दे देंगे 4 से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है P2। P2 हम लोग देखेंगे कब कंप्लीट हुआ। P2 हमारे पास कंप्लीट हुआ है 1 पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। सिंपली इस तरह से सारे हम लोग प्रोसेस देखेंगे और इन सबका कंप्लीशन टाइम लिख देंगे। P3 हमारे पास कंप्लीट हुआ है 7 पे, और P4 जो है 12 है कंप्लीट हुआ है, एंड लास्ट हमारे पास P5 जो है 16 पे हमारे पास कंप्लीट हुआ है। अब ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बारी आती है टर्न अराउंड टाइम की, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं और होता क्या है टर्न अराउंड टाइम? बेसिकली टर्न अराउंड टाइम वो होता है कि अराइवल टाइम से लेके कंप्लीशन टाइम तक जो भी हमारे पास इस बीच ड्यूरेशन है, इसको हम बेसिकली कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, वो है कंप्लीशन टाइम CT माइनस अराइवल टाइम AT। हमें कंप्लीशन टाइम भी पता है, हमें अराइवल टाइम भी पता है हर प्रोसेस का। हम लोग सिंपली 1 बाय 1 एक-एक करके वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और हम लोग टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ क्विकली। अच्छा, हम लोग को P1 के लिए निकालना है, तो CT P1 का कंप्लीशन टाइम है 4 और अराइवल टाइम है 2, तो 4 माइनस 2 विच इज़ 2, एंड उसके बाद हम लोग दोबारा से निकाल लेते हैं जल्दी से। P2 का कंप्लीशन टाइम है 1 और अराइवल टाइम है 0, तो 1 माइनस 0 विच इज़ 1। उसके बाद हमारे पास आता है P3, कंप्लीशन टाइम है 7, अराइवल टाइम है 2, 7 माइनस 2 विच इज़ 5। उसके बाद हमारे पास आता है P4, तो P4 में हमारे पास आता है 12 माइनस 3 विच इज़ 9। अच्छा, लास्ट हमारे पास आता है P5, 12 माइनस 4, और ये हो जाता है हमारे पास, सॉरी 16 माइनस 4 12 हो जाता है, सॉरी। अच्छा, अब आती है बारी वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एक सिंपल सा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ चुका है और बर्स्ट टाइम हमारे पास है, ऑलरेडी मौजूद है। तो सिंपली इसको भी निकाल लेंगे। टर्न अराउंड टाइम है P1 का 2, बर्स्ट टाइम है 2, तो ये हो गया 0। उसके बाद आता है P2 की बारी। P2 का टर्न अराउंड टाइम है 1 और बर्स्ट टाइम है 1, तो ये भी हो गया 0। और P3 की बारी आती है। P3 का टर्न अराउंड टाइम है 5, बर्स्ट टाइम है 3, तो 5 माइनस 3 2। उसके बाद P4 का टर्न अराउंड टाइम है 9 और बर्स्ट टाइम है 5, तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 विच इज़ 4। उसके बाद लास्ट हमारे पास P5 बचता है जिसका टर्न अराउंड टाइम है 12 और बर्स्ट टाइम है 4, 12 माइनस 4 8। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली क्या होता है, जब हमने CPU और सॉरी प्रोसेस को एलोकेट किया, CPU जिस टाइम पे एलोकेट किया वो टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब अगर हम यहाँ पे देखें P1, सबसे पहले P1 है हमारे पास, लाइन से चल रहा है। P1 को हमने कब प्रोसेस CPU एलोकेट किया, तो यहाँ पे अगर हम देखें सेकेंड, जब 2 टाइम इंटरवल पर हमने CPU एलोकेट किया, तो 2 माइनस अराइवल टाइम, एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये हो गया 2 माइनस 2 0। और इस तरह से हम लोग सारे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा P2 का 0 माइनस 0 विच इज़ 0। अच्छा, यहाँ पे फिर P3 की बारी आती है। P3 को हमने एलोकेट किया था 4 पे, तो 4 माइनस 2 2 होता है। और P4 की बारी आती है 7, 7 माइनस 3 हमारे पास होता है 4। उसके बाद लास्ट हमारे पास P5 बचता है जो कि हमने एलोकेट किया था 12 पे, 12 माइनस 4 विच इज़ 8। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारे पास बिल्कुल सेम आया है। अब वो किस केस में सेम आता है, वो इस केस में सेम आता है। ये क्या लिखी हुई है लाइन, इन नॉन प्रिविलेज स्केजुलिंग एल्गोरिथम वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑलवेज सेम। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स को जिसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।
क्लैरिटी मिल जाएगी कि होता क्या है रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली। या हमेशा नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर रिस्पॉन्स टाइम आपका और वेटिंग टाइम आपका सेम रहता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग जल्दी से टर्न अराउंड टाइम की एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज अगर हम लोग इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसको सम करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.8। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप ये भी करके देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम हम लोग इस एवरेज कैलकुलेटर में आती है, सब कुछ सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8। ये भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। ये हमने देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे और एल्गोरिथम्स को। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।